जो है क्या देखना था, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम बात करें तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे एक बार मैं बता दूं, तो डेल्टा टीएफ यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने निकाला था, और वो किसके बराबर आता था, के एफ इंटू में मोलालिटी, या फिर अगर आप इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला लिखोगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, और ये ग्राम में। ठीक, ये काफी देर से बोल रहा है, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्लियर बात। ये सारे हमारे पास फॉर्मूले थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी आप किसी सॉल्यूट को ऐड करते हो सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले से कंपेयर में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब सुना जानते एप्लीकेशन समझते हैं इसका। हाँ, अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इथाइलिन ग्लाइकोल। हम कार के जो रेडिएटर्स होते हैं, मतलब जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं जहां पर बर्फ गिरती है, जहां पर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे जगहों पर रेडिएटर जो व्हीकल्स का होता है उसमें वाटर डाला जाता है तो वाटर फ्रीज कर जाता है। अगर वाटर फ्रीज कर जाएगा तो भैया गाड़ी चलेगी नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो वाटर फ्रीज ना करे, इस बात को इंश्योर करने के लिए हम करते क्या है, वाटर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स कर देते हैं और फिर कार के रेडिएटर में डालते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, एक सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को मिक्स करने के बाद क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट, पहले मान लिया वाटर की फ्रीजिंग -2 या 4-5 डिग्री सेल्सियस पे हो जा रही थी माइनस में, तो अब वो शायद -10 या -12 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिफ्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले जो था अब जो था उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, चेंज। तो पहला एप्लीकेशन इसका जो है वो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल used as antifreeze, used as antifreeze along with water in car radiator to avoid freezing, to avoid freezing of water in hilly area। क्लियर बात। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का एंटी फ्रीज की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और अगर आप सनी हो तो आप कार में आग भी लगा सकते हो। ठीक, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा होगा। एंटी फ्रीज, हाँ बिल्कुल सही बात है, एंटी फ्रीज का ई गायब था। ठीक है, क्या हुआ, अब सुना जानते। अगला हमारे पास एप्लीकेशन, जो ऐसी एरिया जहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, तो ऑब्वियसली रोड वगैरह पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती होगी, तो कई बार रोड पूरा क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, गाड़ियों को चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, रोड ब्लॉक हो जाएंगे। तो ऐसे केस में रोड को क्लियर किया जाता है। तो आप रोड पे आग लगा दो, ये सनी कह रहा है, बट हमारे पास रोड पे आग लगाने से बेहतर एक ऑप्शन है, क्या, नमक छिड़क देना, NaCl। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड स्प्रे कर देंगे, तो नमक क्या है, एक सॉल्यूट है, और जैसे ही सॉल्यूट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो आइस जो फ्रीज थी वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट करके रोड क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेइंग
salt in areas where road is covered by snow to clear the snow by decreasing freezing point, by decreasing freezing point of वाटर। यानी NaCl स्प्रे करके हम फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट स्नो जो है रोड से क्या हो जाएगी, इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो ये दो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट से पूछता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट क्या हुआ, ठीक, वो सीधा नमक स्प्रे करेगा। एक छोटा सा पॉइंट नोट करके लिखोगे अलग से। जनरली हम CCl4 प्रीफर्ड एज सॉल्वेंट, हाँ शांत रहो, CCl4 प्रीफर्ड एज सॉल्वेंट, यानी ज्यादातर केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, CCl4 एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। क्यों करेंगे CCl4 एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल, क्यों करेंगे CCl4, क्योंकि CCl4 की जो KF वैल्यू होती है वो हाई होती है, बिकॉज हाँ KF वैल्यू ऑफ, अरे सुना ना इधर, जब आप इधर देखो, शांत रहो, हाँ जब आप NaCl स्प्रे करोगे तो मेल्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपने NaCl का एक सॉल्यूट है, आपने सॉल्यूटेड किया। अरे आइस अल्टीमेटली क्या है, वाटर ही तो है, फ्रीज्ड वाटर है। जब सॉल्यूट के ऊपर सॉल्वेंट पड़ेगा तो जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो डिक्रीज करता है। ये हमने कहाँ से देखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, ग्राफ भी देखा है और हमने वेबर प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी देखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेट्स से मान लिया उस एरिया का पहले टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था और इतने टेम्परेचर पे आइस क्या हो जा रही थी, फ्रीज, मतलब वाटर फ्रीज था और बहुत सारी स्नो दिख रही थी। मैंने क्या किया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटा के -15 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है, -10, और जो अब मेरे पास सब्सटेंस है या सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया है, -15। तो क्या वो फ्रीज करेगा, अभी नहीं करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में -15 है ही नहीं, तो फ्रीज नहीं होगा। मतलब जो स्नो वगैरह होगी वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी रोड से, हाँ मेल्ट होकर के, क्लियर बात। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने का ही काम कर रहा है। यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ तक हो गया तो अगली हेडिंग डालेंगे लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस। क्या है ऑस्मोसिस, लिखिए हाँ सनी, ठीक, तो चलते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे, ऑस्मोसिस। हाँ ऑस्मोसिस, अगर हम बच्चे ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules through semi permeable membrane, through semi permeable membrane from, अब इधर देखना, इसको कहने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात मैं कह रहा हूं कि सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है
किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब मेरी बात सुनना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के फ्लो को अलाउ करेगी, लेकिन इसके अलावा और किसी चीज के फ्लो के अलाउ नहीं करेगी। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बायो में 3 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, सेमी परमिएबल, परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब सेमी परमिएबल भी क्लियर हो जाएगा उससे। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो जब भी कहीं हम वर्ड इस्तेमाल करें परमिएबल, इसका मतलब फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड है। क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड है। कहने का मतलब आपने घर बनाया और घर के बाहर क्या नहीं लगाया? दरवाजा नहीं लगाया, भूल गए लगाना। ठीक, तो अब कोई भी कभी भी आपके घर में आ सकता है और कभी भी जा सकता है, यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। ये है परमिएबल। क्या है ये? परमिएबल। दूसरा, आपने घर में दरवाजा लगाया लेकिन कुंडी नहीं लगवाई उसमें, ये होते हैं सेमी परमिएबल। कुछ चीजें जाएंगी, कुछ चीजें आएंगी, लेकिन सारी चीजें जा और आ नहीं सकती। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे लेट से आपने दरवाजा ऐसे ढक रखा है, किसी ने आया और थोड़ा ट्राई किया खोलने का, खुल गया, अंदर चला गया। कोई बाहर से देख के समझ गया बंद है, चला गया। तो भाई जिसने कोशिश की वो उसको एंट्री मिल गई। तो मतलब कुछ चीजें की एंट्री अलाउ होगी और कुछ चीजों की एंट्री नहीं होगी। तीसरा केस है सेलेक्टिवली परमिएबल, जहां पर आपने दरवाजा बनाया, उसमें कुंडी भी लगाई और उसमें दरवाजे में वो छोटा सा झांकने वाला भी लगाया है। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो कि वहां उसे देख के चेक कर रहे हो कि कौन है। बेल बजाया किसी ने, आपने वहां से झांक के देखा कि कौन है, आपको लगा यार ये इंसान काम का है या आपकी जरूरत का इंसान है, तो आपने क्या किया? गेट खोला, उसको अंदर बुला लिया, और अगर देखो रहे यार कौन है तो कह रहे हम नहीं जानते, निकलो यहाँ से बाहर। तो कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ डिसाइड कर रहे हो कि किस चीज की एंट्री करवानी है और किस चीज की एंट्री नहीं करवानी है। अगर ये डिसाइड किया जाए तो उसे सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। अभी हम किसकी बात करें बच्चे? सेमी परमिएबल। मतलब यहाँ पर कुछ चीजें एंटर करेंगी और कुछ चीजें एंटर नहीं करेंगी। और वो कुछ चीजें क्या है? वो कुछ चीजें सॉल्वेंट हैं, यानी सॉल्वेंट इधर से उधर ट्रांसफर होगा इस मेम्ब्रेन से, लेकिन क्या ट्रांसफर नहीं होगा? सॉल्यूट ट्रांसफर नहीं होगा। अब सुनना, जितनी भी चीजें बच्चे फ्लो करती हैं वो नॉर्मली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे। मैं कह रहा हूं ये है सॉल्वेंट का फ्लो, तो कहां से कहां फ्लो होगा? फ्रॉम, इधर देखना, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। एक तो ये हो सकता है ना भाई। एक कंटेनर में क्या है? प्योर वाटर रखा हुआ है, सिर्फ वाटर, और दूसरे कंटेनर में वाटर के साथ नमक भी मिला रखा है। तो वाटर कहां से कहां जाएगा? वाटर का अमाउंट ज्यादा कहां है? जहां प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर यानी हाई कंसंट्रेशन से कहां चला जाएगा? लो कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन की तरफ चल जाएगा। इसी को कहने का एक दूसरा तरीका भी होता है, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा। अरे वाटर कहां होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, और कंसंट्रेटेड में क्या होगा? वाटर कम। तो डाइल्यूट यानी ज्यादा वाटर से कम वाटर की तरफ फ्लो कर रहे हैं सॉल्वेंट। सही बात। क्या थर्ड, तुमको यहाँ क्या लग रहा है? हाई टू लो ही तो हो रहा है महाराज। मैं कह रहा हूँ प्योर सॉल्वेंट, सुनते नहीं हो बात को ध्यान से। जब मैं कह रहा हूँ प्योर सॉल्वेंट मतलब सिर्फ वाटर है, और यहाँ वाटर के साथ कुछ और भी मिला हुआ है, तो वाटर कहाँ ज्यादा होगा? प्योर वाले के अंदर। तो यहाँ हाई है वहां लो है, तो हाई टू लो तो फ्लो कर रहा है। मैं कह रहा हूँ डाइल्यूट मतलब वाटर यहाँ ज्यादा होगा, कंसंट्रेटेड वाटर यहाँ कम होगा, तो मतलब डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड मतलब ऑलरेडी हाई टू लो फ्लो कर रहा है। फिर आगे सुनना, इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी कौन सी? लो कंसंट्रेशन में फ्लो करना। चौथा तरीका इसको बोलने का क्या हो सकता है? फ्रॉम फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी जहां सॉल्यूट कम हो, टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मैं कह रहा हूं इसको डिफाइन करने के ये बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, आप इनमें से किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो फ्रॉम की जगह।
इट्स हाई कंसंट्रेशन का मतलब जहां वाटर ज्यादा हो वहां से कम की तरफ जाना, यही है। जब मैं कह रहा हूं कहाँ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होगा। ओवरऑल पहुंच तो गए पीछे वाले पे ना। तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट यानी जहां सॉल्यूट ज्यादा वहां सॉल्वेंट कम, मतलब सॉल्वेंट अल्टीमेटली हाई टू लो तो जा रहा है। तो कहने का या बताने का तरीका अलग अलग है, बट अल्टीमेट बातें सारी क्या हैं, सेम ही है। ठीक, क्लियर बात। तो अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, हमारे पास होगा एक कंटेनर। इधर देखो, हमने क्या किया, ये एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने क्या लगा दी, बीच में एक मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एसपीएम। क्या बोलते हैं इसको हम, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इधर देखो, इस तरफ अगर हम बात करें तो मैंने क्या मिला रखा है, प्योर वाटर। क्या है इधर, प्योर वाटर, यानी आप बोल सकते हो क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। इस तरफ क्या मौजूद है, सॉल्यूशन। क्या मौजूद है इधर, सॉल्यूशन। और हमने क्या पढ़ा, प्योर सॉल्वेंट से कहां फ्लो करेगा, सॉल्यूशन की तरफ। इधर देखना ध्यान से, सॉल्वेंट का फ्लो इधर भी होगा, इधर से इधर होगा, इधर से इधर भी होगा, इधर से इधर भी होगा, होगा दोनों तरफ। लेकिन सुनना, डेफिनेशन में लिखा है नेट फ्लो। क्या लिखा हुआ है, नेट फ्लो, मतलब डायरेक्शन तो दोनों होगी, लेकिन नेट फ्लो किधर हो रहा होगा, नेट फ्लो कहां से कहां हो रहा होगा, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ऐसा थोड़ी है कि भैया यहाँ वाटर नहीं, यहाँ वाटर है तो ये इधर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन जितना इधर ट्रांसफर होगा उससे ज्यादा उधर ट्रांसफर होगा, यानी नेट फ्लो जो होगा वो किधर होगा, उस साइड। क्लियर बात। इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्या, नेट फ्लो। फ्लो तो दोनों तरफ हो रहे होंगे, लेकिन फाइनल फ्लो किधर हो रहा होगा, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम, ऑस्मोसिस बोल देंगे। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, अगर हम बात करें क्या एप्लीकेशन है, पहली चीज, रॉ मैंगो थ्राइवल व्हेन पिकल इन द सॉल्ट ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस। सुना ध्यान से, मैंगो जो होता है उसको सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर नमक लगा के रख देते हैं। अब बाहर के सरफेस पे नमक लगा दिया है, तो बाहर के सरफेस पे क्या हो गया है, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अरे सॉल्ट मिलाया है आपने, तो सॉल्ट मिलाया है तो बाहर के सरफेस पे क्या हुई, कंसंट्रेशन ज्यादा हुई। अगर कंसंट्रेशन बाहर के सरफेस पे ज्यादा हुई तो मैंगो के सेल के अंदर क्या होगी, कंसंट्रेशन कम, और वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हाई सॉल्यूशन, मतलब अंदर से सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और मैंगो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा या ड्राई हो जाएगा या सूख जाएगा। ठीक है, अगला क्या हुआ, एक्सोऑस्मोसिस बताऊंगा अभी। ऐसा सुना ध्यान से, जब भी कभी सेल से वाटर या सॉल्वेंट सेल से बाहर निकल के आए उसे बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। जस्ट अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब इधर देखना था, विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। अगर मान लिया एक फ्लावर है, वो थोड़ा बहुत हल्का सा ड्राई सा हो गया, मुरझा गया है, उसको पानी में डाल दो, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब भी वाटर बाहर से अंदर जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, और वाटर एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड सेल्स, अगर हम ब्लड सेल्स को सलाइन वाटर के अंदर डाल दें, यानी नमकीन पानी के अंदर डाल दें, तो क्या होगा, सेल के, ब्लड सेल के अंदर से सारा का सारा वाटर निकल के बाहर, और सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी या कोलैप्स कर जाएगी। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड पिकल्स, आपको पता है जब मीट को, मछलियों को, फिशेस को, इनको प्रिजर्व करना होता है तो पता है उसमें नमक लगा के रखते हैं, फ्रीजर में डाल देते हैं बहुत सारे केस में, लेकिन नमक लगा के डालते हैं। क्या फायदा होता है नमक लगाने से, कि अगर उस पर आके कोई माइक्रोब बैक्टीरिया कुछ बैठेगा ना, तो पता है क्या होगा, बाहर के सरफेस में नमक क्या है, ज्यादा। मान लिया एक बैक्टीरिया आके उस पर बैठा, तो बाहर सराउंडिंग में कंसंट्रेशन ज्यादा है और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कम, मतलब बैक्टीरिया की बॉडी डाइल्यूट और बाहर का एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड। बैक्टीरिया की बॉडी का सारा मटेरियल वाटर वगैरह निकल के क्या जाएगा बाहर, और बैक्टीरिया बेचारा श्रिंक करके मर जाएगा। इसका मतलब बैक्टीरिया हमारे फूड को डैमेज करे, इससे पहले बैक्टीरिया के शरीर के अंदर मौजूद सारा मटेरियल हमने चूस के
उसको क्या कर दिया, मार दिया। इसीलिए प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, यानी सॉल्ट जो है ऊपर की लेयर लगा देते हैं ताकि वाटर लॉस की वजह से वो क्या हो जाए, मर जाए। तो ये सब एप्लीकेशन है किसके, ऑस्मोसिस के। फटाफट इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं उसके बाद। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ऑस्मोसिस कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। पहला है एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा है एंडोऑस्मोसिस। अब यार सुनना, एक्सो मीन्स क्या होता है, आउटसाइड, यानी अगर सेल से कुछ चीजें निकल के कहाँ है, बाहर आ जाए। लेट से एग्जांपल समझना इधर देखना, मान लेता हूं एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है। मैं क्या कह रहा हूं, सेल में से कोई चीज निकल के क्या आ रही है, बाहर। सेल में से क्या आ रही है, बाहर। कौन आ रहा है बाहर, सॉल्वेंट। यानी अगर सॉल्वेंट सेल में से निकल के बाहर आ जाए तब इसे एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। और अगर बाहर के एनवायरनमेंट से सॉल्वेंट वगैरह मॉलिक्यूल कहां मूव कर जाए, सेल के अंदर मूव कर जाए, उसे क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो एंडो में क्या होगा, एक्सो में पहले क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सेल टू सराउंडिंग, यानी सेल से कहां हो रहा है, सराउंडिंग में हो रहा है। लेकिन यहां कहां हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम सराउंडिंग, चिंता मत करो आएगा हाइपरटोनिक, सबर रखो थोड़ा। वो हम कंसंट्रेशन के बेसिस पर हाइपरटोनिक आइसोटोनिक बोलते हैं। अब वो कंसंट्रेशन अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, ऑस्मोलरिटी मैंने पढ़ाई नहीं है, तो कैसे बता दूं अभी, पेशेंस रखो थोड़ा, ठीक। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बच्चे, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या क्या हो सकती है, अगर हम बात करें बच्चे, तो हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरीके की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले एनिमल्स या वेजिटेबल सोर्स, मतलब अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं नेचुरल। जैसे पार्चेट पेपर हो गया, पिग का ब्लैडर हो गया, ये सब एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करते हैं। और ये सब क्या है, नेचुरल सेमी परमेबल यानी नेचुरल एसपीएम है। हम जो इस्तेमाल करते हैं मोस्टली वो सेलोफेन इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिंथेटिक एसपीएम है। क्या है, सिंथेटिक एसपीएम। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, हमारे पास दो तरीके की एसपीएम है, दैट इज नेचुरल एसपीएम एंड सिंथेटिक एसपीएम। नेचुरल एसपीएम ये तीनों इस्तेमाल करते हैं, और सिंथेटिक एसपीएम में हम सेलोफेन का इस्तेमाल करते हैं। बस उसके बाद आगे चलेंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से, अब इधर सुनो, इंपॉर्टेंट बात। आपने समझा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस एक्चुअली में सॉल्वेंट का फ्लो है, कहां से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे प्योर सॉल्वेंट हो वहां से क्या, सॉल्यूशन की तरफ। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये फ्लो कैसे होगा, थ्रू एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है ये रुक जाए। मैं क्या करना चाह रहा हूं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकना चाह रहा हूं। तो मुझे रोकने के लिए बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। और जितना एक्सटर्नल प्रेशर मुझे बाहर से अप्लाई करना पड़ता है टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। जैसे लेट से मेरे पास ये एक कंटेनर में बना रहा हूं, इस कंटेनर के अंदर बीच में मैंने क्या लगा दिया है, एसपीएम। क्या लगा दिया है, एसपीएम। इधर मेरे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। क्या इधर, प्योर सॉल्वेंट है। इस तरफ मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो लॉजिकली होना क्या चाहिए, नेट फ्लो किधर होगा, इस तरफ होगा। ये नेट फ्लो है, और ये किधर होगा, फ्रॉम सॉल्वेंट टू, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन।
लेकिन अब क्या हुआ, सुना ध्यान से, यहाँ पे हमने लगाया एक पिस्टन। क्या लगाया? एक पिस्टन लगाया है, और इस पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं भैया? प्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ। इस पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। और मैंने इतना प्रेशर यहाँ से एक्सर्ट किया कि जो ऑस्मोसिस था ये क्या हो गया? नहीं हुआ, रुक गया। मतलब वाटर फ्लो कहां से कहां कर रहा था? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। बट हमने यहाँ से प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगा के इस फ्लो को क्या कर दिया? रोक दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस फ्लो को रोकने के लिए आप जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हो, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और सिंबल क्या होता है इसका? पाई होता है। क्या होता है? पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर required to stop the process of osmosis, to stop the osmosis, बस यही लिखो। यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ता है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब अगर हम बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या है भाई? पाई। ठीक, वहां लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैरिटी के। सुना ध्यान से, मैंने यहाँ क्या लिखा है? मोलैरिटी। मोलैरिटी नहीं लिखा है, इसको हम सी से लिखेंगे। वैसे तो हमने इसे पहले याद करो कैपिटल एम से लिखा था, बट एनसीईआरटी ने यहाँ सी से ही लिखा हुआ है, तो हम भी सी वर्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना? आप चाहो तो कैपिटल एम इस्तेमाल कर सकते हो, मोलैरिटी है। पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। और पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर, गैस कांस्टेंट। क्या है? गैस कांस्टेंट। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा? सी आर टी। और अगर हटा दे प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो इक्वल का साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा, वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो सब खत्म ही हो जाता है, सी आर टी। तो हमारे पास पाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? सी आर टी। तो पहला फॉर्मूला आप सुनना, आपको बताएं सी क्या है? सी इज मोलैरिटी। और अगर मैं मोलैरिटी को एक्सपेंड करके लिखूं तो पाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी। यहाँ क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? एम एल में। और इंटू में क्या आ जाएगा? आर। और इंटू में क्या आ जाएगा? टी। तो मतलब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू, या क्या करें, मोलरिटी को एक्सपेंड करके लिख दें, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला ये, और ये आप यूज करोगे बहुत। क्या हो जाएगा? रिवर्स। और इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब आते हैं कहां पर? रिवर्स ऑस्मोसिस पे। कहां आते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस की, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर applied is greater than osmotic pressure, osmotic pressure, process then process get reversed called reverse osmosis.
क्या बोलते हैं इसको हम? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। हाँ यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर को हम यहाँ जोड़ रहे हैं पिस्टन के साथ। इसके साथ? पिस्टन के साथ। तो लेट्स से इधर हमने लगा दिया नल का एक। क्या लगा दिया? नल का। नल का समझते हो ना? टूटी है, ठीक है, टूटी। ठीक। अब यार देखना हमने यहाँ हमने क्या लगा रखा है? एसपीएम। क्या लगा रखा है ये? एसपीएम। यहाँ पे लगा हुआ मेरे पास क्या? पिस्टन। क्या लगा हुआ है यहाँ? पिस्टन। और हम क्या कर रहे हैं? जो पिस्टन से प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, हाँ शांत रहो, जो पिस्टन से प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं यानी पी एक्सटर्नल, ये ग्रेटर देन है किससे? पाई से। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये क्या था? सॉल्वेंट था। और ये क्या है? सॉल्यूशन। तो होगा क्या कि फ्लो कहां से कहां होगा? सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। और जो वाटर है वो फिल्टर होके यहां से ऐसे ऐसे नीचे, हाँ, टपक रहा होगा। तो कहने का मतलब, अगर आप देख रहे हो तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं? डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। ये क्या है? डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। डीसलाइनेशन ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ? आपने आरओ इस्तेमाल किया है? हाँ, तो बस वही है ये। जैसे आपको पता है कि पानी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, तो अगर वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हैं मतलब वाटर एक सॉल्यूशन बन गया। भाई अगर कुछ मिला हुआ है उसमें तो मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन। मैं चाह रहा हूं कि उस सॉल्यूशन में से सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर निकल के अलग चला जाए और सारा कचरा क्या हो जाए? बचा रह जाए। तो भैया ये सॉल्यूशन समझ लो, कचड़े वाला पानी है, आप इसको प्यूरिफाई करना चाह रहे हो, तो आप क्या कर दो? एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करो जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, और ये क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। तो होगा क्या? इस कचड़े वाले पानी में से सिर्फ वाटर निकल के कहाँ चला जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, और उसको आप बाहर किसी कंटेनर में या जैसे भी आप उसको रखना चाहते हो रख लो, और वाटर क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। हाँ, बात मतलब मिनरल्स नहीं होते हैं और अगर बात करें यहाँ पर तो आपको पता है ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट तो फ्लो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली मिनरल्स नहीं होंगे। वो बोलते हैं कि भाई हम मिनरल्स बाद में ऐड करते हैं, बट सब वाहियात बातें होती हैं, करते होते नहीं हैं थोड़े बहुत। ठीक। हाँ। मतलब सब क्लेम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चे इधर, हाँ, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल हम किस लिए कर सकते हैं? डिसलाइनेशन ऑफ वाटर यानी फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर में कर सकते हैं। इतनी बात समझे? आप सुनना ध्यान से। हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? तीन तरीके के। ये फटाफट लिखो और खत्म हो जाएगा ये। इधर देखो, हमारे पास सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला है आइसोटोनिक। कौन सा है? आइसोटोनिक। कौन सा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हाइपरटोनिक, और तीसरा है हाइपोटोनिक। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर किसी दो सॉल्यूशन का प्रेशर बराबर है यानी पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, यानी किसी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बराबर है। दो मेरे पास सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बराबर है। तो मैं उन दोनों सॉल्यूशन जो क्या बोलूंगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलूंगा। अब सुना ध्यान से, हाइपर और हाइपो दोनों भाई साथ में आते हैं। लेट से मान लेता हूं
कि π1 इज ग्रेटर देन π2 है, मतलब मेरे पास दो सॉल्यूशन है, उसमें से एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और एक का क्या है, कम है। तो जिसका ज्यादा होगा, π1 का क्या ज्यादा है ना, तो इसको बोल देंगे हाइपरटोनिक। क्या बोल देंगे इसको हम, हाइपरटोनिक। और कम किसका है भैया, 2 का, तो 2 वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। ठीक, तो बस इतनी छोटी सी बात थी विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर एक का ज्यादा एक का कम है, तो जिसका ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज हाइपोटोनिक, जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। और अगर बराबर हो गए तो क्या है, आइसोटोनिक है। क्या है, आइसोटोनिक है। एक छोटा सा पॉइंट लिखोगे, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl इज आइसोटोनिक टू ब्लड। मतलब आपके शरीर में जो इंजेक्शन लगते हैं ना, उसमें कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.9%। अगर मान लिया कभी गलती से किसी ने आपकी, और आपको आप चाहते हो कि आपकी उंगलियां जिंदा बची रहें, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया जाता है, ताकि उसमें से वाटर लॉस ना हो। क्योंकि अगर वाटर लॉस वगैरह हुआ तो सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे और डेड हो जाएंगी। तो सेल को मरने से बचाने के लिए उस ऑर्गन को या उस पार्ट्स को बॉडी के कहाँ रखा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ढूंढ के अपनी उंगलियां रख लोगे, बाद में प्लास्टिक सर्जरी से उसको जोड़ के सही कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट पहले जैसे है। यहाँ तक की बात थी। और हमने, अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, लगभग सारी बातें खत्म कर ली हैं। थोड़ी सी चीज बची हुई है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रीफर्ड मेथड है। हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी RLVP थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को। क्यों किया जाता है ये देखेंगे। बायोमोलिक्यूल्स का अगर हमें मोलर मास निकालना है तो भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ही प्रीफर करते हैं, तो वो क्यों करते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा अगर मैंने आरबीसी को आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या क्या फर्क पड़ेगा आरबीसी के ऊपर, ये पढ़ना है। और उसका हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है वॉन्ट ऑफ फ्रैक्चर, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे अगली क्लास में चैप्टर को फिनिश करने की। ठीक, बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।